बच्चों, आज मैं एक नया विषय लेकर आया हूं, समास। समास माने क्या है, समास की परिभाषा क्या है, समास कितने प्रकार है, आदि विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। समास, देखिए, समास माने संक्षेप करना है, संक्षिप्तीकरण ही है समास है। कुछ लोग तो कुछ बातें बड़ा चढ़ा के बताते हैं, लेकिन कुछ लोग तो उसे संक्षिप्त करके बोलते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करके एक शब्द में बोलने की प्रक्रिया को हम समास बताते हैं। देखिए, समास की परिभाषा की ओर हम देखेंगे। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक नया शब्द बनाया जाता है, उसे उस मेल को हम समास कहते हैं। और समास का अर्थ है संक्षेप करना ही है। आगे हम देखिए, राष्ट्र का पदी। राष्ट्र का पदी के लिए तो हम एक शब्द तो बना सकते हैं, राष्ट्रपति। दूसरा एक शब्द देखिए, विद्या के लिए आलय। विद्या एक मूल पद है और विद्या के लिए जो आलय है उसके लिए तो हम बताते हैं विद्यालय। मृग के समान लोचन। अब देखिए, मृग माने हिरण, हिरण के समान लोचन, मृगलोचन। देखिए, इन शब्दों को आप देखिए, राष्ट्र का पदी के लिए हमने एक शब्द तो बनाया है, राष्ट्रपति, और विद्या के लिए आलय के लिए तो हमने बनाया है और विद्यालय, और मृग के समान लोचन के लिए तो मृगलोचन। इसी प्रकार दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाना ही, इस प्रक्रिया ही हम समास बताते हैं। समास का अध्ययन करते समय कुछ पद विशेषों पर विचार करना जरूरी है। विशेष रूप से देखिए, समस्त पद माने क्या है और समास विग्रह माने क्या है, पूर्व पद माने क्या है और उत्तर पद माने क्या है। हमने बताया था दो से अधिक शब्द मिलाकर शब्द बनाना। हमने सेनापति, देखिए सेना का पदी, सेना का पदी मिलकर सेना और पदी, दो शब्द है, सेना और पदी, और इन दो शब्दों को मिलाकर हमने सेनापति शब्द तो बनाए हैं। सेनापति शब्द को इसी प्रकार मिलाकर बनाने वाले शब्द को हम समस्त पद या सामासिक शब्द हम बताते हैं। और इसी प्रकार इस पद का हम विग्रह भी कर सकते हैं। उसी प्रकार देखिए, सेनापति का विग्रह है और सेना का पदी। इसी प्रकार विग्रह करने वाली प्रक्रिया को हम समास विग्रह बताते हैं। और इन दो पदों में देखिए, पहले आने वाला, सेनापति में सेना एक शब्द है, पदी एक शब्द है, और इसमें सेना शब्द, देखिए सेना शब्द पहला पद है, उसे हम पूर्व पद बताते हैं, और इसमें जो पदी शब्द जो है उसे हम उत्तर पद बताते हैं। पूर्व पद सेना है और उत्तर पद पदी। आगे हम समास के प्रकारों पर विचार करेंगे। विशेष रूप से हिंदी में समास 6 प्रकार माने जाते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास और बहुव्रीहि समास। इसमें देखिए, कुछ विद्वान लोग तो समास को 4 प्रकार माने जाते हैं, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास। लेकिन विशेष रूप से यह पाठ्यक्रम मैंने सीबीएसई हिंदी कक्षा 10वीं कक्षा के लिए कोर्स बी छात्रों के लिए तो बनाए हैं। उनके लिए तो इसी प्रकार 6 प्रकार का विभाग तो पढ़ना जरूरी है, और इसी प्रकार 6 प्रकार के उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण तो पढ़ना अधिक समीचीन रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे तत्पुरुष समास माने क्या है। तत्पुरुष समास के ही 2 विभाग है, कर्मधारय समास और द्विगु समास। पहले हम तत्पुरुष समास पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का या विभक्तियों का लोप हो जाता है। इस समास में उत्तर पद प्रदान हो जाता है। देखिए, इसमें 2 पद का मिलन तो हो जाता है, लेकिन इन 2 पद मिलते समय तो इसके बीच में होने वाले जो कारक चिन्ह है उसका लोप तो हो जाते हैं। कुछ उदाहरण तो आप देख लीजिए। अच्छा, गुरु दक्षिणा, देखिए गुरु दक्षिणा शब्द में तो आप देखिए, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु तो
ये पहला शब्द है, दक्षिणा दूसरा शब्द है। इसमें तो दक्षिणा दूसरा पद तो प्रधान है, लेकिन देखिए गुरु के लिए हम तो जो कारक चिन्ह है उसका लोप तो हो गया है, गुरु दक्षिणा बन गया है। सुख को प्राप्त, अब देखिए प्राप्त शब्द तो यहाँ प्रधान माने जाते हैं और इसमें तो को शब्द को कारक विभक्ति का लोप तो हो गया है, सुख प्राप्त। तुलसी से कृत, देखिए तुलसी के द्वारा कृत, इसमें तो से प्रत्यय का से विभक्ति का लोप तो हो गया है। अगला एक और शब्द देखिए, भयभीद। भयभीद में भय से भीद, वहां भी एक से प्रत्यय का से कारक विभक्ति का लोप तो हो गया है, भयभीद। राजा की सभा, देखिए की, राजा की सभा, की प्रत्यय का लोप तो हो गया है, राजसभा। राजकुमार, देखिए राजा का कुमार है, राजा का कुमार के लिए तो हमने एक शब्द तो बनाया है, वो राजकुमार। और प्रसंग के अनुसार, प्रसंगानुसार। ग्राम में वास, देखिए ग्रामवास। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। देखिए इसी प्रकार तो शब्द मिलकर एक नए शब्द तो बने हैं तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में देखिए से, की, का, के, में, पर आदि कारक चिन्हों का लोप तो हो गया है। इसी प्रकार तत्पुरुष समास में दूसरा शब्द तो प्रदान होता है और इनके बीच में जो होने वाले कारक चिन्हों का या विभक्ति चिन्हों का लोप तो हो जाते हैं, उसे हम तत्पुरुष समास बता सकते हैं। तत्पुरुष समास के भी मैंने बताया था दो विभाजन है, कर्मधारय समास और दिग्गु समास। आगे हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास माने क्या है, किसे हम कर्मधारय समास बताते हैं। इस समास में भी तत्पुरुष का ही नियम है, दूसरा पद तो प्रदान होता है, लेकिन विशेष बात यह है कि पूर्व पद इसमें तो विशेषण बन जाता है और उत्तर पद विशेष्य बन जाता है। और दूसरी बात है कि पूर्व पद तथा उत्तर पद में तो उपमेय उपमान भी हो सकता है। क्या है विशेष्य और विशेषण, यह भी हमें समझना चाहिए। विशेष माने क्या है, और किसी एक वस्तु की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य बताते हैं, और जिस वस्तु से उसका विशेषण किया जाता है उसे हम विशेषण बताते हैं। काली गाय, काली गाय बताते समय तो हम गाय विशेष्य है और काली शब्द तो उसका विशेषण है। इसमें देखिए तत्पुरुष समास का कर्मधारय समास में दूसरा पद ही प्रधान है और पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य हो जाता है। देखिए कुछ और एग्जाम्पल, उदाहरण आप देखिए। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, इसके लिए तो हमने एक शब्द तो बनाया है प्रधानाध्यापक। इसमें देखिए अध्यापक, अध्यापक तो यहाँ दूसरा शब्द है, उसकी विशेषता है प्रधान, प्रधानता। पीतांबर, देखिए पीले रंग का अंबर, अंबर शब्द तो यहाँ विशेष है और उसकी विशेषता है पीद या पीला, पीले रंग का, पीला है जो अंबर। देखिए नीलकंठ, नीलकंठ में तो देखिए नीला है जो कंठ, नीले रंग का जो कंठ तो नीला है तो हम उसे नीलकंठ तो बता सकते हैं, कंठ की विशेषता है ये नीला, नीले रंग। नील गगन, गगन की विशेषता है नीला, नीला या नीला रंग, नीला है जो गगन। इसी प्रकार तत्पुरुष समास में विशेष और विशेषण होता है। दूसरा देखिए एक तो उपमेय और उपमान हो सकता है। कर्मधारय समास में आप देखिए उपमेय उपमान का भी संबंध होता है। उपमेय माने जिसकी उपमा दी जाए, उपमान माने जिससे उपमा दी जाए। कुछ उदाहरण देखिए आप। चंद्रमुख, देखिए यहां मुख तो उपमेय है और चंद्र तो उपमान है। मुख की उपमा किससे करते हैं, चंद्र से करते हैं, चंद्र के समान मुख और शोभा वाले मुख। मृग लोचन, मृग माने क्या है, हिरण, जिसका लोचन मृग के, हिरण के जैसा हो, समझिए, उसी प्रकार तो उसे हम मृग लोचन बताते हैं। यहां भी लोचन की उपमा तो दी गई है किससे, मृग से, हिरण की आंखों से की गई है, मृग के समान लोचन। देखिए कमल नयन, कमल नयन में देखिए नयन की उपमा कमल से, कमल के दलों से, समझिए, कमल फूल के दलों से की गई है और इसलिए कमल के समान नयन, वही तो वहां भी उपमेय उपमान का संबंध तो हो गया है।
मीनाक्षी, मीनाक्षी माने क्या है? मीन की तरह अच्छी होने वाली, मछली के समान आंखों वाली। इसके लिए भी हमने एक शब्द बनाए हैं मीनाक्षी। यहां भी अच्छी, आंखों की तुलना मीन की, समझ, मछली की आंखों से की गई है। इसी प्रकार देखिए कर्मधारय समास में एक तो विशेष हो सकता है, दूसरा विशेषण, एक तो उपमेय हो सकता है, दूसरा उपमान, लेकिन दोनों में तो दूसरा पद तो प्रधान हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास माने क्या है? इसमें यह भी हमने बताया था तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं, और कर्मधारय और द्विगु समास में। कर्मधारय में हमने उपमेय उपमान विशेष विशेषण बताए हैं, लेकिन द्विगु समास में क्या है? यहां जो विशेषण होता है, विशेषण एक संज्ञा होता है। देखिए समस्त पद का पहला पद संज्ञावाचक विशेषण होता है, यहां भी दूसरा पद प्रधान है और पहला पद तो उसका विशेषण ही प्रकट करता है। इसमें देखिए त्रिफला, त्रिफला फल माने त्रिफला मीन तीन फल, तीन फलों के समूह को हम त्रिफला बताते हैं। तीन फलों का समूह के लिए तो हम एक शब्द तो बनाया है त्रिफला। अच्छा देखिए त्रि माने तो क्या है? तीन। तीन यहां तो जो विशेषण आए हैं, यह विशेषण तो एक संज्ञा है, एक नंबर है, इसलिए तो हम उसे द्विगु समास बताते हैं। त्रिवेणी, देखिए तीन वेणियों का समाहार, तीन वेणियों की धारा हम बता सकते हैं। वेणी माने नदी। यहां भी देखिए वेणी की विशेषता है त्रि में तो तीन होते हैं, ये तीन नंबर तो आए हैं। तिरंगा, तीन रंग, कोई भी रंग हो, तीन रंगों का समाहार, इसके लिए तो तीन रंगों की विशेषता है। यहां तीन शब्द तो यहां रंगों की विशेषता है। अगला देखिए शताब्दी, शताब्दी अब्दी माने है, अब्द माने वर्ष, शद माने 100। देखिए शद अब्दों का समूह, अब्दों की विशेषता है शद, इसलिए तो इसे हम द्विगु समास बता सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास माने क्या है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। समास के विग्रह में और, तथा, एवं, या आदि संयोजक शब्दों का भी प्रयोग होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, या पहला पद और दूसरा पद, दोनों प्रधान है, दोनों का समान रूप है, लेकिन दोनों पद मिलकर एक नया शब्द तो बनता है। माता पिता, आप देखिए माता और पिता, माता और पिता के लिए तो एक शब्द तो हमने बताया है माता पिता। माता पिता एक अलग शब्द है, माता अलग शब्द है, पिता अलग शब्द है, माता पिता एक अलग शब्द है। अमीर गरीब, देखिए अमीर और गरीब, इसके लिए तो हम अमीर गरीब बताते हैं। भाई और बहन के लिए तो भाई बहन। देश और विदेश के लिए तो हम देश विदेश। अच्छा या बुरा के लिए तो हम बता सकते हैं अच्छा बुरा। मार या पीठ के लिए तो मारपीट। देखिए यहां तो जो संयोजक और या आदि शब्द का प्रयोग तो किए हैं, लेकिन इससे ये शब्द लुप्त होकर एक नए शब्द तो बने हैं, और इसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों शब्द, इसमें दोनों पद, पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान माने जाते हैं। अगला समास देखिए अविभाव समास। अविभाव समास माने क्या है? इस अविभाव समास में देखिए पहला पद अव्यय हो उसे अविभाव समास कहते हैं। दूसरा, इसका पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद एक क्रिया विशेषण का कार्य करता है। देखिए अव्यय माने क्या है? अव्यय शब्द को कोई किसी भी वाक्य में कर्ता कारक संज्ञा सर्वनाम आदि से कोई संबंध नहीं है, उसके साथ जोड़ने से उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अव्यय शब्द बताते हैं। एक और बात है, इस समास में पूरा शब्द भी अव्यय माने जाते हैं। जो शब्द नया शब्द बनते हैं ये शब्द भी अव्यय माने जाते हैं। और इतना ही नहीं, ये पूरे पद भी एक क्रिया विशेषण का कार्य भी करते हैं, क्रिया की विशेषता भी करते हैं, उसे हम क्रिया विशेषण बताते हैं। ये पूरा शब्द एक क्रिया विशेषण भी हो सकता है। देखिए आजन्म, आ एक अव्यय है, एक अव्यय शब्द है। जन्म, देखिए जन्म से लेकर। यथा विधि, देखिए विधि, यहां यथा शब्द तो यहां प्रधान है, मुख्य है। यथा शब्द अव्यय है, यथा विधि विधि के अनुसार।
यथा नियम, देखिए नियम के अनुसार, यथा यहां तो अव्यय है, नियम के अनुसार। हर दिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन देखिए हर दिन के लिए तो हम प्रतिदिन, प्रति शब्द तो यहां अव्यय अव्यय है। इसी प्रकार अव्यय भाव तो अव्यय भाव समास में पहला पद अव्यय माना जाता है और उसे अव्यय भाव समास कहते हैं, और इसका पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद क्रिया विशेषण का कार्य भी करता है। आगे हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। अगला समास बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास दोनों सही है। अच्छा देखिए, इस समास में दोनों पद अप्रधान है और तीसरा पद प्रधान बन जाते हैं। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता किंतु वे नए अर्थ का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द अपने से भिन्न किसी अन्य संज्ञा या विशेषण का बोध भी होते हैं। देखिए इस समास में दोनों पद गौण हो जाते हैं और इस दोनों पद के अलावा छोड़कर एक दूसरा पद तो प्रधान बन जाता है, और दूसरे पद से हमें दूसरी वस्तु या व्यक्ति विशेष का बोध तो हो जाता है, उसे हम बहुव्रीहि समास बताते हैं। देखिए पीतांबर, पीतांबर हमने कर्मधारय समास में भी पढ़ा है, लेकिन कर्मधारय में देखिए केवल पीले रंग का अंबर है, लेकिन इसमें आप देखिए पीला अंबर, ये पीला पीला शब्द तो है, अंबर शब्द भी है, लेकिन इन दोनों शब्द को छोड़कर एक नया अर्थ तो हमें मिलता है। देखिए पीला है अंबर जिसका, यहां तो हमें मिल गया है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो यहां इन दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द, नया बोध, नया संज्ञा विशेषण, संज्ञा का बोध तो हमें मिल गया है, श्री कृष्ण तो मिल गया है। इसलिए इसी प्रकार के समास को हम बहुव्रीहि समास बताते हैं। देखिए नीलकंठ, नीलकंठ में कि नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ सुनते ही हमारे मन में तो आता है शंकर, शिव का रूप तो आ गया है। इसी प्रकार एक नया शब्द तो हमारे मन में तो आ गया है, वही तो नीलकंठ, वह तो बहुव्रीहि समास है। नीलकंठ माने शिव। दूसरा देखिए दशानन, दशानन माने जिसको जिसको 10 आनन हो, दश माने 10, जिसके 10 आनन है, हमारे मन में तो पिक्चर तो आ गया है रावण। जो गजानन, देखिए जिसका आनन गज जैसा हो, देखिए गज के समान आनन वाला, आनन माने मुख, देखिए गणेश, गणेश का चित्र तो हमारे सामने उपस्थित हो गया है। ये तीसरा शब्द तो आ गया है। त्रिलोचन, देखिए जिसका 3 लोचन हो, 3 है लोचन जिसके, दरी शिव, शिव का पिक्चर तो चित्र तो हमारे सामने आया है, नया शब्द तो आ गया है। देखिए इसी प्रकार बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान हो जाते हैं और एक तीसरा पद, देखिए श्री कृष्ण, शिव, रावण, गणेश, शिव, देखिए आदि बोध तो हमें मिलते हैं, तो उसे हम बहुव्रीहि समास बताते हैं। अब हम संक्षेप में बताएंगे, समास का अर्थ ही संक्षेप करना है। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से नया शब्द बनता है, वही तो समास है। समास 6 प्रकार के हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय, दिग्गु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास में हमने देखा है वहां कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, दूसरा पद तो प्रधान होता है। कर्मधारय में तो एक पद तो विशेष्य और दूसरा पद तो विशेषण बन जाता है, और एक पद तो उपमान या दूसरा पद तो उपमेय बन जाता है। दोनों में तो दूसरा पद तो प्रधान होता है। और दिग्गु समास में पहला पद तो एक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण बन जाता है। और द्वंद्व समास में हमने देखा है कि दोनों पद, माता पिता, दोनों पद तो प्रधान बन जाते हैं। और अव्ययी भाव समास में क्या है? अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय हो जाता है और दोनों पद मिलकर एक क्रिया विशेषण का रूप बन जाता है। दोनों पद भी एक अव्यय होता है। और बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होकर एक नया पद, एक तीसरा पद तो बन जाता है, वह तो विशेष बन जाता है, वही तो बहुव्रीहि समास है। और इसी प्रकार मैं समझता हूं आपको समास तो आपके समझ में आए होंगे। अगली बार एक नया विषय लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए तो धन्यवाद, नमस्कार।